स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज मैं आपको क्लास 11th की हिस्ट्री का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पूरा का पूरा सिलेबस है, आपके जो 11 चैप्टर हैं उनमें से टॉप 10 8 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके लिए छांट कर लाया हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, 8 मार्क्स का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे पहले। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या की वजह से प्रसिद्ध था, और शहरी जीवन की शुरुआत भी मेसोपोटामिया सभ्यता से ही हुई थी। अब मेसोपोटामिया की जो मुख्य निम्नलिखित विशेषताएं हैं वो देखिए। सबसे पहली है मेसोपोटामिया की भाषा। इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन भाषा बोली जाती थी, उसके बाद अकदी भाषा बोली जाने लगी और फिर अरामाइक भाषा बोली गई थी। अरामाइक भाषा का मेसोपोटामिया सभ्यता में लगभग 1400 ईसा पूर्वी के आसपास इसका प्रवेश हुआ था। ये अरामाइक भाषा जो थी यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। ठीक है, लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी और आज भी इराक, जिसे मेसोपोटामिया का हम वर्तमान राज्य कहते हैं, वर्तमान क्षेत्र कहते हैं, इराक के कुछ भागों में ये जो हिब्रू भाषा है वो आज भी बोली जाती है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की भाषा के संबंध में ये पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा है लेखन कला का विकास। मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएं पाई गई हैं वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं, जिन पर सरकंडे की तीखी नोक से कीलाकार लिपि में लिखा जाता था। फिर इन पट्टिकाओं को धूप में सुखा लिया जाता था, जिन पर चित्र या फिर संख्याएं लिखी हुई होती थी। ठीक है, तो लेखन कला के विकास में आप ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। फिर लेखन प्रणाली की क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो जब लोगों को समाज में लेन देन, स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी तब लेखन कला का विकास हुआ। इसमें भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप देना होता था, जिसके लिए देखिए ध्वनि के लिए कीलाकार या फिर कीलाक्षर चिन्ह का उपयोग किया जाता था। वह अकेला व्यंजन या एक स्वर नहीं होता था, बल्कि एक चिन्ह हुआ करता था। अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, जिसके कारण लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। ठीक है, उसके बाद आता है पॉइंट 4 काल गणना। ये इंपॉर्टेंट है, अलग से भी 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि काल गणना मेसोपोटामिया की विश्व को सबसे बड़ी देन है, इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो काल गणना और गणित की विद्वत्ता पूर्ण परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास पट्टिकाएं मिली हैं, जिनसे यह पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग गुणा, भाग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि, ब्याज आदि से परिचित थे। फिर काल गणना के लिए यहाँ के लोगों ने एक वर्ष को 12 महीने में, एक महीने को 4 हफ्ते में, एक दिन को 24 घंटों में और एक घंटों को 60 मिनट में विभाजन कर रखा था। और काल गणना का लेखा जोखा भी लिखित रूप से हमें आपसे मिलता है, जैसे कि चंद्र ग्रहण जो था इसका भी हिसाब रखा जाता था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेसोपोटामिया की मुख्य विशेषताएं। पहली भाषा की विशेषताएं, फिर लेखन कला के विकास के बारे में, लेखन प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं थीं, और काल गणना जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को सबसे बड़ी देन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इस्लामी और रोमन वास्तुकला की विशेषताओं को लिखिए, या फिर इस्लामी वास्तुकला और रोमन वास्तुकला का तुलनात्मक वर्णन कीजिए, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोमन वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं के बारे में। रोमन वास्तुकला जो है इसकी मुख्य विशेषताएं देखिए। सबसे पहली, रोमन साम्राज्य की वास्तुकला अत्यधिक कुशलतापूर्ण थी। रोमन साम्राज्य के भवन निर्माण या वास्तुकला के प्रारूप रोमन शासकों के महान कलात्मक प्रेम को प्रदर्शित करती है। यानी कि जो भवन निर्माण है, वास्तुकला है, ये सभी शासकों के कला के प्रति कैसा प्रेम था उसको प्रदर्शित करती है।
रोमन कलाकारों ने वास्तुकला निर्माण के क्षेत्र में दो नए प्रयोग किए थे, एक तो डार्ट का प्रयोग और दूसरा गुंबदों का आविष्कार। फोर्थ है, रोमन वास्तुकला में निपुण कलाकार डार्ट की सहायता से 2 से 3 मंजिल इमारतें बनाते जाते थे और डार्ट का इस्तेमाल करते हुए पुल, द्वार और विजय स्मारकों का निर्माण अधिक किया जाता था। उदाहरण के लिए रोम के फोरम जूलियस की दुकानें, चित्र नाइम्स के पास पान दू गार्ड फ्रांस, यानी कि एक तो रोम के जूलियस की जो दुकानें थी वो थी, ठीक है, और चित्र नाइम्स के पास जो पान टू गार्ड की फ्रांस है, ठीक है, जो ये चित्र है वो भी इसका एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये रोमन वास्तुकला की विशेषताएं थी। फिर हम बात करते हैं इस्लामी वास्तुकला की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए पहला पॉइंट है कि अरब या मुस्लिम वास्तुकला निर्माताओं ने मेहराब, गुंबद का निर्माण करना रोमन लोगों से ही सीखा था। उन्होंने उनकी नकल करके उनके उत्कृष्ट मस्जिदों व इबादत गाहों तथा मकबरों और मेहराबों या मदरसों का भी निर्माण किया था। वहीं 10वीं शताब्दी की अवधि तक इस्लामी जगत का एक ऐसा स्वरूप उभरा जिसे पहचानना आसान था। इस्लामी साम्राज्यों में अनेक धार्मिक इमारतें इस्लामी जगत की पहचान बनी थीं। मध्य एशिया से लेकर जितनी भी मस्जिदें, मध्य एशिया से लेकर स्पेन तक जितनी भी मस्जिदें, मदरसे, मकबरे बने, उन सभी का मूल रूप एक जैसा ही था, यानी कि इस्लामी वास्तुकला बहुत देशों में फैली हुई थी। उन्होंने वास्तुकला के निर्माण में नवीनतम मीनारों और खुले शयन कक्ष आदि के क्षेत्रों में दिलचस्पी दिखाई। वहीं ये सभी इमारतें जो थीं वो मुस्लिम समुदाय की आध्यात्मिकता और व्यावहारिक आवश्यकताओं की ज़रूरतें हुआ करती थी। तो एक तरह से इस्लामी वास्तुकला में कुछ अंश जो हैं वो रोमन वास्तुकला से लिए थे, जो कि इस्लाम के मध्य एशिया के साथ साथ स्पेन तक भी फैली हुई थी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, इस्लामी और रोमन वास्तुकला की विशेषताएं या फिर तुलनात्मक वर्णन। पहले रोमन वास्तुकला की विशेषताएं देखी हमने और फिर इस्लामी वास्तुकला की विशेषताएं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्या है कि यूरोप के सर्वप्रथम जो विश्वविद्यालय थे वो इटली में ही क्यों स्थापित किए गए और इन्होंने मानवतावादी विचारधारा के प्रचार प्रसार में क्या क्या योगदान दिया था। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या है। सबसे पहला, 20वीं सदी में जो पादुआ और बोलोनिया ये नगर थे ये व्यापारिक व वाणिज्य से संबंधित हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पर वकीलों व नोटरी को बड़े पैमाने पर व्यापार के नियमों को लिखने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए तथा समझौतों को तैयार करने के लिए वकीलों और नोटरियों की यहाँ पर आवश्यकता हुआ करती थी, ठीक है। अतः पादुआ व बोलोनिया विश्वविद्यालय जो थे ये विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र थे, यानी कि यहाँ पर व्यापार के बारे में पढ़ाया जाता था, ठीक है। फ्रांचेस्को पेट्रार्क के प्रयत्नों की वजह से जो कानून हुआ करता था ये रोमन संदर्भ में पढ़ा गया था। साथ ही साथ जो प्राचीन लेखक हुए थे इनकी रचनाओं को भी रोमन संदर्भ में पढ़ा गया था, ठीक है। फिर वहीं पर एक नई संस्कृति की अवधारणा जो थी वो यहाँ पर निकल कर सामने आई कि नई संस्कृति में धार्मिक शिक्षण के परे भी ज्ञान की एक अवधारणा थी, जिसके तहत पेट्रोक के स्थायी नगर निवास जो कि फ्लोरेंस था, यहाँ पर विश्वविद्यालय खोले गए जिनमें मानवतावादी विचारधारा जो थी उसका प्रचार प्रसार किया गया था। वहीं जो नए नए विश्वविद्यालय खुलते गए उनमें व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास व नीति दर्शन इन विषयों को पढ़ाया जाता था और इन विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापक जो थे वो मानवतावादी कहलाए थे, ठीक है। ये विषय जो हुआ करते थे, जो विषय अभी हमने देखे, जिनकी वजह से जिनका ज्ञान होने वाले व्यक्ति को मानवतावादी कहते थे, ये जो विषय थे ये धार्मिक विषय नहीं थे, बल्कि ये उस कौशल पर जोर देते थे जो व्यक्ति की चर्चा और जो वो वाद विवाद करता है उसकी उस क्षमता को विकसित कर सके। वहीं जो मानवतावादी शब्द है, जो ह्यूमैनिटी शब्द है, वो लातिनी शब्द ह्यूमैनिटीज से बना है। मानवतावादी विचारधारा के प्रचार प्रसार में इटली के जीवंत बौद्धिक नगरों का योगदान उल्लेखनीय है, जैसे दांते व जोटो, ये 2 मुख्य जो नगर थे उनके बारे में, इटली के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर
थर्ड, यूरोप के सर्वप्रथम विश्वविद्यालय इटली में क्यों स्थापित किए गए और इन्होंने मानवतावादी विचारधारा के प्रचार प्रसार में क्या योगदान दिया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं कि औद्योगिक क्रांति एक मिश्रित वरदान साबित हुई है। ठीक है, उसके बाद औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप औरतों और बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, यानी कि पहले आपको औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक सकारात्मक परिणाम बताने हैं और इसके बच्चों और स्त्रियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है वो बताना है। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। देखिए, जो औद्योगिक क्रांति थी, इसकी वजह से नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ, जिससे उत्पादन में मशीनों का उपयोग करने की वजह से मानव को भारी कामों से छुटकारा मिल गया। औद्योगिक क्रांति से यातायात व संचार के साधनों के नए नए आविष्कार हुए, जिसकी वजह से परिवहन के तीव्रगामी साधनों से समय और दूरी पर मनुष्य ने विजय हासिल कर ली। ठीक है, फिर मनुष्य के आराम व सुख की वस्तुएं थी वो सस्ती कीमतों पर आम व्यक्ति तक को मिलने लगी। कच्चे माल की मांग बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी सुधार हुआ। तो ये तो थे औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक परिणाम। वहीं इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी हैं कि ग्रामीण लोगों का रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आवागमन हुआ, जिनकी वजह से उनके गांव के रोजगार जो थे वो छूट गए। शहरों में अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और आवास की समस्या अधिक बढ़ने लगी। स्त्रियों व बच्चों का शोषण होने के कारण उनके स्वास्थ्य पर अधिक गहरा प्रभाव पड़ने लगा। घरेलू व कुटीर उद्योग जो थे, छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो घर के उद्योग हुआ करते थे, वो समाप्त हो गए। समाज में दो वर्गों का उदय हुआ, एक तो उद्योगपति, एक सर्वहारा वर्ग, यानी कि जिसका लोग शोषण किया करते थे, ये वो वर्ग था। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के ये सकारात्मक परिणाम थे और ये नकारात्मक। फिर औद्योगिक क्रांति का औरतों और बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो देखिए, उच्च वर्ग की महिलाओं का तो जीवन आधुनिक, सुविधापूर्ण तथा आनंददायक था। इसके विपरीत निम्न वर्ग की महिलाओं का जीवन संघर्षपूर्ण बना हुआ था। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती थी, जबकि वो दोनों काम एक ही जैसा करते थे। महिलाओं को काम निम्नतम परिस्थितियों में, यानी कि खराब परिस्थितियों में भी करना पड़ता था। कई बार जो बच्चे हुआ करते थे, इनके बाल मशीनों में फंस जाते थे तथा उनके हाथ पैर कुचल जाते थे, और कई बार तो मशीनों में गिरकर बच्चे मौत के मुंह तक चले जाते थे। कोयला खानों में रास्ता जो था वो संकरा होता था और यहाँ पे बच्चों को भेजते थे ताकि दुर्घटना, यहाँ पे क्या था, जो कोयला खाने थे यहाँ पे रास्ता संकरा था, जहाँ पे दुर्घटना का भय बना रहता था, इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भेजा जाता था, अगर दुर्घटना हो तो उनकी मौत हो जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर औद्योगिक क्रांति के दौरान औरत और जो बच्चे थे उनके जीवन पर इसका गलत प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए होंगे। औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक परिणाम, फिर इसके नकारात्मक परिणाम, और औद्योगिक क्रांति का औरतों और बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। धर्म युद्ध से आप क्या समझते हैं? यूरोप व एशिया पर धर्म युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा? तो धर्म युद्धों के संदर्भ में पहला पॉइंट लिखेंगे कि पोप अर्बन द्वितीय और बाइजेंटाइन साम्राज्य के एलेक्सियम प्रथम ने 1905 से 1921 के मध्य पूर्वी भूमध्य सागर के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के विरुद्ध धर्म के नाम पर मुसलमानों के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी। इन्हीं लड़ाइयों को धर्म युद्ध या फिर जिहाद के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या क्या थे? सबसे पहला प्रथम धर्म युद्ध देखिए। प्रथम धर्म युद्ध, फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटियोख एवं जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध के द्वारा मुसलमानों तथा जो यहूदी थे इनकी निर्मम हत्याएं की गई थी। मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों को फिरंगी तथा इफरजी कहकर संबोधित किया था। इन्होंने सीरिया, फिलिस्तीन के क्षेत्र में 4 राज्य स्थापित किए थे, जिन्हें सामूहिक रूप से आउटरेमर अर्थात समुद्र पारीय भूमि कहा जाता था। तो प्रथम धर्म युद्ध 1098 से 1099 तक चला था।
बात करते हैं द्वितीय धर्म युद्ध के बारे में। तो द्वितीय धर्म युद्ध जो था वो 1145 से 1149 तक चला था। इस युद्ध के समय जर्मन तथा फ्रांसीसी सेना के दामशिक पर अधिकार जमाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्हें हार कर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसी कारणवश आउटरैमर की शक्ति कम होती चली गई और धर्म युद्ध का जोश अब खत्म हो गया। लेकिन अंत में ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए जेरूसलम में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने का उन्हें एक अधिकार मिल गया था। ठीक है, फिर आता है तीसरा धर्म युद्ध। ये चला था सन 1291 तक। ठीक है, केवल एक ही साल चला था। ईसाइयों को फिलिस्तीन से बाहर भगा दिया गया था तथा उनके विरुद्ध मुस्लिम राज्यों का रुख सख्त और मुस्लिम सत्ता की पुनः बहाली की गई थी। धीरे धीरे यूरोप के इस्लाम में सैनिक दिलचस्पी होती चली गई। अब उसका ध्यान अपने राजनीतिक, आंतरिक और सांस्कृतिक विकास की ओर केंद्रित हो गया था और इस प्रकार से जो धर्म युद्ध थे वो खत्म हो गए। ठीक है, तो प्रथम धर्म युद्ध के बारे में आपने जाना, द्वितीय धर्म युद्ध के बारे में आपने जाना और फिर तृतीय धर्म युद्ध के बारे में। फिर बात आती है कि यूरोप और एशिया पर इन धर्म युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा। तो धर्म युद्धों के विनाशकारी व भयंकर होने के बाद कुछ सही प्रभाव जग जीवन पर पड़ रहे हैं। यानी कि धर्म युद्धों के विनाशकारी और भयंकर होने के बावजूद भी कुछ सही प्रभाव इन लोगों पर पड़ रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, पश्चिम तथा पूर्व में जो व्यापारी थे इनमें बढ़ोतरी हुई व नवीन पदार्थों का ज्ञान हुआ। यूरोपीय वासियों को कपास, चीनी, शीशे के बर्तन, रेशम, गरम मसाले व दवाओं आदि से परिचय ने मिला। यूरोपीय सभ्यताओं और संस्कृति का विकास हुआ, युद्धों के कारण हुआ था। अरबों के साथ मिलने से इनके ज्ञान का विस्तार हुआ। वहीं यूरोप व एशिया के लोगों में धैर्य और उत्साह में वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विभिन्न नवीन भौगोलिक खोजें भी हुई थीं। बड़े बड़े स्तर पर जन व धन का हास्य हुआ, यानी कि बड़े स्तर पर लोग हुआ करते थे उनका, और जो धन हुआ करता था उनका हास्य हुआ था। ईसाइयों की कामजोरी सिद्ध हुई। ठीक है, और पोप के सम्मान में भारी क्षति आई, यानी कि ईसाइयों की जो कामचोरी थी वो सिद्ध हुई। साथ ही साथ पोप का जो सम्मान हुआ करता था उस सम्मान में भी अधिक मात्रा में कमी आई। तो कुल मिलाकर यूरोपीय जो ये धर्म युद्ध हुए थे यूरोप व एशिया पर, इनके अच्छे प्रभाव भी पड़े थे और गहरे गलत प्रभाव भी पड़े थे। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन 5 आपको समझ में आ गया होगा कि धर्म युद्ध क्या थे और यूरोप व एशिया पर इसके क्या क्या असर पड़े थे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। फ्रांस के सर्फ और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना कीजिए। यानी कि फ्रांस के सर्फ और रोम के जो दास हैं इनके जीवन की दशा की तुलना कीजिए। तो एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे। रोमन दासों व फ्रांस के सर्फों की जीवन शैली में कोई विशेष अंतर नहीं था। हम ये कह सकते हैं कि दोनों का जीवन पशु जैसा ही था। फिर बात करते हैं रोम के दास के बारे में। देखिए, पहला पॉइंट रोम के दासों के संदर्भ में कि रोम के दास के जीवन में शोषण की प्रमुखता थी, यानी कि इनका शोषण होता ही रहता था, परंतु उन दोनों की जीवन शैली में कुछ अंतर मौजूद थे। जैसे रोमन समाज में 3 प्रमुख वर्गों में सबसे निचला वर्ग जो था वो दास वर्ग था, जिसे पूर्ण रूप से सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक अधिकारों से भिन्न रखा गया था। इनको सामाजिक, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक, राजनीतिक ये स्वतंत्रता थी ये नहीं मिली थी तथा उन्हें सामाजिक न्याय भी प्राप्त नहीं होता था। ठीक है, रोमन दासों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें जीवन की मूलभूत जरूरतों से भी वंचित रखा गया था। लेकिन कालांतर में उच्च वर्गों के द्वारा उनके प्रति कुछ सहानुभूति दिखाई गई थी। इसके साथ ही साथ दास प्रथा का सबसे बुरा प्रभाव वहाँ के लोगों के समाज पर पड़ा था। ठीक है, 4th पॉइंट है दासों को लेकर रोमन समाज में प्रायः संघर्ष होते रहते थे। कई बार मनोरंजन के लिए उन्हें जंगली पशुओं के सामने डाल दिया जाता था। दासों की तत्कालीन जो दशा थी वो उस समय रोमन साम्राज्य में बहुत ही खराब थी, बद से बदतर थी, बहुत ही खराब थी। ठीक है, तो ये तो थे रोम के दास के बारे में। फिर आते हैं फ्रांस के सर्फ। ठीक है, दूसरा है फ्रांस के सर्फ।
फ्रांस में सर्फ जो थे वो सर्फदास जो थे वो किसान हुआ करते थे तथा किसानों का निम्नतम वर्ग था। इनकी समाज में बड़ी संख्या थी और उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगे थे। उदाहरणतः उन्हें अपने मालिकों से खेती के लिए भूमि उपज का एक निश्चित भाग उन्हें देना पड़ता था। फिर सफ़ों को अपने भूस्वामियों की खेतों पर बिना पैसे के काम यानी कि बेगार करना पड़ता था और मजदूरी दिए बिना ही उनसे मकान बनवाए जाते थे, लकड़ी कटवाई जाती थी, लकड़ी चिरवाई जाती थी, पानी भरवाया जाता था आदि घरेलू काम भी इन लोगों से करवाए जाते थे, जिनके बदले उन्हें पैसा भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, यदि ये सर्फ आज़ाद होने या फिर मुक्त होने का प्रयास करते थे तो उन्हें पकड़कर कठोर सजा दी जाती थी। कई बार तो चौराहे पर तोप से उनको गोली मारकर उड़ा दिया जाता था। ठीक है, तो ये थे फ्रांस के सर्फ। तो इस उपरोक्त वर्णित कथनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रोमन दासों व फ्रांस के सर्फों की जीवन शैली में कोई विशेष अंतर नहीं था। हम ये कह सकते हैं कि दोनों का ही जीवन पशु जैसा था। ठीक है, आई होप क्वेश्चन 6 आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। रोमन समाज अर्थव्यवस्था को आपकी दृष्टि में आधुनिकता दर्शाने वाले आधारभूत अभिलक्षण क्या है? पहले रोमन समाज और फिर रोमन अर्थव्यवस्था की जो आधुनिकता दर्शाने वाले जो आधारभूत अभिलक्षण हैं वो बताने हैं। तो सबसे पहला रोमन समाज के बारे में, एकल परिवार का चलन। उस समय समाज में एकल परिवार का चलन होता था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवार में नहीं रहता था। वयस्क भाई यानी कि वयस्क पुत्र ज़्यादातर अलग ही रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार में शामिल किया जाता था। एकल परिवार का चलन यानी कि बड़ा पुत्र घर से बाहर रहता था और दास दासियाँ जो थी वो परिवार में शामिल होकर रहती थी। फिर विवाह के नियम कैसे थे? गणतंत्र के परवर्ती काल यानी कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक विवाह का एक ऐसा रूप प्रचलित था जिसके द्वारा पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरण नहीं करती थी, लेकिन अपने पैतृक परिवार में उसका अधिकार विवाह के बाद भी कायम रहता था। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के द्वारा उसके पति के पास चला जाता था, परंतु पत्नी पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी। यानी कि दहेज तो चला जाता था पति के पास, लेकिन जो संपत्ति थी पिता की उस पर ये उत्तराधिकारी बनी रहती थी। अपने पिता के मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद जो पिता की संपत्ति थी वो स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। ठीक है, उसे पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा विविध अधिकार प्राप्त थे। तत्कालीन समाज में तलाक देना बहुत आसान था, इसलिए पति पत्नी के मध्य विवाह भंग करने के इरादे से सूचना पर्याप्त की जाती थी। प्रायः पुरुषों के लिए जो विवाह की आयु थी वो 28-29 या 30-32 की आयु और लड़कियों की 16 से 18 या 22 से 30 वर्ष की आयु रही थी। फिर है स्त्रियों की दशा। स्त्रियों के ऊपर उनके पतियों का कड़ा नियंत्रण रहता था तथा उनकी नियमित रूप से पिटाई भी की जाती थी। बच्चों के मामले में पिता को ही कानूनी अधिकार जो थे वो प्राप्त थे। ठीक है, तो ये कुछ थी रोमन साम्राज्य की आधुनिकता दर्शाने वाले अभिलक्षण। ठीक है, फिर बात करते हैं रोमन अर्थव्यवस्था को आधुनिकता दर्शाने वाले अभिलक्षण कौन से थे। तो सबसे पहले रोमन साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टी, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां आदि की जो तादाद थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिनसे उनका आर्थिक जो आधारभूत ढांचा था वो काफ़ी मजबूत था। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, गेहूँ, अंगूरी शराब व जैतून का तेल प्रमुख व्यापारिक मदें थीं जिनका उस समय में ज़्यादा उपभोग किया जाता था। ये व्यापारिक मदें मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, स्पेन, गौलिक प्रांतों तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आयातित होती थी। इन फसलों के लिए इन प्रांतों में सर्वोत्तम स्थितियां उपलब्ध भी हुई थीं। ठीक है, फिर है कि शराब, जैतून का तेल, अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई मटकों या कंटेनरों के माध्यम से की जाती थी जिन्हें एम्फोरा कहा जाता था। एक मार्क्स में यह प्रश्न बन सकता है कि शराब, जैतून का तेल व अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई मटकों या कंटेनरों में की जाती थी, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था एम्फोरा। ठीक है, पॉइंट 4 देखिए, ड्रेसल 20 के अवशेष
भूमध्य सागर था, इसके क्षेत्रों के विभिन्न उत्खनन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इन साक्ष्यों के द्वारा यह कहा जाता है कि स्पेन में जैतून का तेल का बड़ा ही प्रसार था। ठीक है, व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ प्रांतों की समृद्धि उनकी वस्तुओं की गुण तथा उनके उत्पादक तथा परिवहन की क्षमता के द्वारा ज़्यादा या कम होती थी। यानी कि व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ जो प्रांतों की समृद्धि थी वो उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता तथा उनके उत्पादक और परिवहन की क्षमता के द्वारा कम होती रहती थी और ज़्यादा होती रहती थी। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर था आपका क्वेश्चन नंबर 7, रोमन समाज और अर्थव्यवस्था से जो मतलब आपकी दृष्टि में अधिकता दर्शाने वाले आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं, आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बाशिंदों को उनकी जमीन से बेदखल क्यों किया गया और इसके लिए क्या उत्तरदायी कारण थे। ठीक है, तो देखिए ब्रिटेन और फ्रांस से आए हुए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे छोटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। वे अमेरिका में मालिक बनना चाहते थे। ऐसी फसलें उगाकर जो यूरोप में नहीं उगाई जाती थी, मुनाफा ये लोग कमाना चाहते थे। मूल बाशिंदों को बेदखल करना गलत नहीं मानते थे, क्योंकि उनके अनुसार मूल बाशिंदे जमीन का उपयोग करना नहीं जानते थे। फिर आते बेदखल करने के क्या तरीके थे। पहले तो धोखाधड़ी से ज़्यादा ज़मीन ले लो, पैसे देने में वायदा खिलाफी, यानी कि बोलेंगे हम पैसे इतने देंगे फिर उतने कम में देके ज़मीन खरीद लेते थे। ठीक है, ज़मीन बिक्री समझौते पर दस्तखत करने के बाद मूल बाशिंदों को हटाने के लिए बाध्य किया जाता था और उन्हें पैसे भी नहीं देते थे। ठीक है, चिरोकी यानी जो कबीले हुआ करते थे, इनको खदेड़ने के लिए अमरीकी फौज का उपयोग किया गया था। जमीन के अंदर सीसा, सोना, खनिज होने का पता चलने पर मूल बाशिंदों को उनकी स्थायी जमीन से भी धकेल कर आगे बढ़ा दिया गया था। यानी कि कुल मिला के ये जो अमरीकी लोग आए थे, इन्होंने मूल बाशिंदों को उनकी मेन जगह से हटा दिया। जैसे उन्हें पता चला कि यहाँ पे सीसा, सोना, खनिज आदि यहाँ पर है, तो उन्होंने मूल बाशिंदों को ही उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया था। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की कि बदलाव की लहर कैसी पड़ी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को नए रूप में समझने की चाहत जगी, जिसके लिए मूल निवासियों को विशिष्ट संस्कृति वाले समुदाय के रूप में देखा गया। प्रकृति और जलवायु को समझने की उनकी विशिष्ट पद्धतियों को भी पहचाना गया। वहीं मूल निवासियों की जो धरोहर थी, जैसे कि कथाएं, कपड़ा, साजी, चित्रकारी और हस्तशिल्प, इनका सहारा लिया गया मूल निवासियों के अध्ययन के लिए। फिर उनकी संस्कृति के अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभाग खोले गए। संग्रहालय में उनकी कलाकृतियों को जगह दी गई। फिर मूल निवासियों ने, यहाँ पे मूल निवासियों, देखिए ये पॉइंट क्या है कि मूल निवासियों के जो इतिहास था उसको लिखने के लिए, उसको समझने के लिए ये विश्वविद्यालय वगैरह खोले गए थे। मूल निवासियों की संस्कृति का आदर किया गया था। मूल निवासियों का अपनी जमीन के साथ संबंध आदर से देखे जाने लगे थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर बदलाव की लहर काफ़ी सही थी, लेकिन मूल बाशिंदों को उनकी ज़मीन से बेदखल करना ये एक बहुत गलत तरीका था। ठीक है, आई होप आप ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा 8वां, ये आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है 1870 के दशक में जापान में विद्यालय व्यवस्था और राष्ट्र के एकीकरण के लिए क्या क्या बदलाव किए गए, विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो बदलाव किए गए वो कौन से हैं। पहला, लड़के और लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य हो गई। पढ़ाई की फीस बहुत कम थी। आधुनिक विचारों पर जोर दिया गया था। वहीं राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया था। किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण किया गया था। माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी इन स्कूलों में। वहीं 1870 के दशक में
जापान के राष्ट्र के एकीकरण में किए गए बदलाव निम्नलिखित हैं। ठीक है, वो बदलाव कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ से स्टार्ट होते हैं 8वें पॉइंट से। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमा को बदलकर एक नया प्रशासनिक ढांचा जो था वो तैयार किया गया था। इसमें प्रशासनिक इकाइयों के लिए पर्याप्त राजस्व की व्यवस्था की गई थी ताकि स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं आसानी रूप से जारी रह सकें। 20 साल से अधिक आयु के युवकों के लिए कुछ अरसे सेना में कार्य करना अनिवार्य हो गया था, यानी कि यदि आप 20 साल के हो चुके हैं तो आपको कुछ वर्ष अपने सेना में देने होंगे। ठीक है, फिर 11वां है, एक सेकेंड, हाँ, आधुनिक सैन्य बल एक तैयार किया गया। सख्त सेंसर व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, नौकरशाही के लिए सेना सीधे सम्राट के अधीन रखी गई, यानी कि नौकरशाही के लिए जो सेना थी उस पर नियंत्रण सीधा राजा का हुआ करता था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 1870 के दशक में जापान में विद्यालय व्यवस्था जो थी वो काफ़ी अच्छी हो गई, जिसमें लड़के लड़कियों के लिए पढ़ना आवश्यक हो गया, पढ़ाई की फीस कम हो गई, आधुनिक विचारों पर जोर दिया गया था। ठीक है, माता पिता का, शिक्षकों का आदर करना ये सिखाया गया था। फिर 1870 के दशक में जापान में राष्ट्र के एकीकरण के लिए क्या क्या बदलाव किए गए थे, तो बदलाव जो है वो पॉइंट 8 से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तुलनात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवे आ जाने के सकारात्मक प्रभाव। रेलवे आ जाने से साम्राज्यवादी राष्ट्रों को कारखाने के लिए कच्चा माल और खाद्य सामग्री की आपूर्ति आसानी से होने लगी। साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा स्वतंत्र किए जाने पर अब रेलवे के विकास का लाभ उन राष्ट्रों को भी मिलने लगा जो सदियों से इसके लाभ से वंचित रह गए थे। अब उन राष्ट्रों की सरकारों को भी रेलवे से अत्यधिक आय हो रही थी, यानी कि कुल मिला के रेलवे आ जाने की वजह से जो देश थे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होने लगी थी। भारत जैसे औपनिवेशिक राष्ट्र के लिए रेलवे का बड़ा ही महत्व था। इसकी सहायता से देश में राजनीतिक चेतना, यानी कि राजनीतिक रूप से जो लोग थे वो जागृत हुए थे। ठीक है, रेलों ने उपनिवेशों में आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहित किया। रेल जो थी उसने उपनिवेश में आधुनिक जो उद्योग थे उन्हें प्रोत्साहित किया। भारत जैसे उपनिवेश में रेल के द्वारा सभी आंतरिक प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने के लिए एक अवसर मिला, जिसकी वजह से विभिन्न भागों में उद्योगों की स्थापना आसानी से की जाने लगी। उपनिवेशों में रेलों के आगमन से अकालों की भीषणता कम हुई। वहीं इसकी सहायता से अभावग्रस्त एवं अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुएं बहुत ही जल्दी और अधिक मात्रा में पहुंचाई जा सकती थी तथा समय रहते इस संदर्भ में उचित कार्यवाही भी की जा सकती थी। यानी कि उपरोक्त ये जो कथन है, रेलवे आ जाने की वजह से सकारात्मक परिणाम क्या हुए, एक तो देशों की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। वहीं भारत की बात करें तो अंग्रेज़ों के समय में जब रेलवे का विकास हुआ तो यहाँ पर बाढ़ सुनामी जब भी आ जाती थी, अकाल पड़ जाता था, तो अधिक मात्रा में खाद्यान्न हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई, खाद्य सामग्री, ये सभी आसानी से पहुँचाई जा सकती थी। ठीक है, फिर रेलवे आ जाने के कुछ नकारात्मक परिणाम भी हुए। अब ये नकारात्मक परिणाम कौन कौन से थे वो देखिए। सबसे पहला, गुलाम देशों का इन साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा और भी अधिक शोषण किया जाने लगा। इसकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था अधिक चरमरा गई। यानी कि जो साम्राज्यवादी देश थे, इनके अंतर्गत ये जिन देशों पर राज्य करते थे उन देशों के नागरिकों का इन्होंने अधिक शोषण करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन देशों की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी खराब हो गई। दूसरा है, रेलवे के विकास के कारण साम्राज्यवादी शक्तियों की विशेष रूप से लाभ मिला, क्योंकि उनका तैयार माल तेजी से औपनिवेशिक क्षेत्रों में पहुंचने लगा और उन्हें अधिक लाभ मिलने लगा था। यानी कि रेलवे आने का जो लाभ है वो सिर्फ साम्राज्यवादी शक्तियों को मिला है, यानी कि ताकतवर देशों को मिला है, गरीब देशों को नहीं मिला है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक राष्ट्रों के ऊपर
बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है। वहाँ पर निर्धनता, शोषण व भुखमरी चारों तरफ फैल गई है। यानी कि रेलवे आने का जो लाभ है वो मात्र साम्राज्यवादी शक्तियों को ही मिला है। इसके विपरीत जो औपनिवेशिक राष्ट्र हैं जिन पर राज हो रहा है वहाँ पर निर्धनता फैली है, शोषण किया जा रहा है वहाँ के लोगों का, और चारों ओर भुखमरी फैल गई है। ठीक है, वहीं पर उसके कारण उपनिवेश देशों की जनता बेकार और गरीब होती चली गई है। औपनिवेशिक राष्ट्रों में रेलवे का निर्माण साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपने लाभ के लिए किया है। ठीक है, तो ये थे रेलवे आ जाने के नकारात्मक परिणाम। तो आई होप क्वेश्चन 10वां आपको समझ में आया होगा। पहले हमने देखा रेलवे आ जाने के सकारात्मक परिणाम क्या हैं, ठीक है, और फिर इसके नकारात्मक परिणाम क्या थे। तो इस तरह से दोस्तों क्लास 11 की हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 मार्क्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में जो प्रश्न बताए गए हैं इनसे बाहर आपकी जो किताब है, जो आपके एग्ज़ाम होंगे एनुअल एग्ज़ाम या मिड टर्म एग्ज़ाम, इनसे बाहर और कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।